सो हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का पहला वीडियो है और बाकी यार सबसे पहली बात तो ये कि 700 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं। 702 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करके 800 का टारगेट है हमारा। अगला टारगेट जो है वो 800 सब्सक्राइबर्स का है। 700 सब्सक्राइबर्स का टारगेट था जो कंप्लीट हो गया, तो इसके वजह से थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ यार अगला टारगेट भी हमारा आ जाता है जो कि है 800 सब्सक्राइबर्स का। तो डेफिनेटली यार सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन प्रेस करके भी ऑल पे ज़रूर से सेट कर देना। मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो ये जो वीडियो है ये एक्चुअली होने वाला है कमेंट रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। और मैं वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा आपसे, मतलब जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, खासकर उन लोगों से मैं बातें करूंगा। क्योंकि यार मैंने ये चीज़ देखा है कि वीडियो के स्टार्टिंग में अगर मैं ये बातें करता हूँ तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो का थंबनेल देख करके वीडियो को देखने के लिए आए हैं, तो यार उनका तो प्रॉब्लम हो जाता है, उनको वीडियो स्किप करना पड़ता है। तो इसके वजह से वीडियो के एंड में करेंगे ताकि जो है मेन काम हो जा सके एंड देन उसके बाद हम बातें कर सके। तो जो भी है कमेंट रिक्वेस्ट पे ये वीडियो है। एंड अगर आपको भी कोई कमेंट रिक्वेस्ट है, कोई स्टॉक को लेकर के कोई भी डाउट है या फिर किसी का Q1 रिजल्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, जस्ट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज का जो रिक्वेस्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो, आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट RHIM एंड बलरामपुर चीनी मिल्स। आपको पता होगा, तो ये दोनों स्टॉक्स है, इनके बारे में इनको जानना है, इनको एनालिसिस चाहिए। तो देखो यार RHIM के बारे में, ठीक है, मैं इनको भी बोल रहा हूँ एंड आप लोगों को भी बोल रहा हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको इन दोनों के बारे में ही जानना है तो इसमें से RHIM के बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। और बलरामपुर चीनी मिल्स के बारे में हम बात करेंगे कल, ठीक है। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ज़रूर से, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब हम बलरामपुर चीनी मिल्स की बात करें तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे मैं वापस आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं RHI, तो इसका नाम RHIM देखो, मतलब शॉर्ट में इसको RHIM कहते हैं, ठीक है, RHIM इंडिया। तो इसका नाम RHI मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, जिसका प्राइस 649 के आसपास है। आप सबसे पहले इसका मार्केट कैप देख लो, 13,200 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, विच इज़ अ मिड कैप कंपनी, ठीक है। और मिड कैप कंपनी का मतलब जो है कंपेरेटिवली रिस्क इसमें कम है, बट फिर भी रिस्क मौजूद है। और इसमें आप जहाँ चाहो जा सकते हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जैसे चाहो आप इसको देख सकते हो, बट मैं इस वीडियो में इसको एज लॉन्ग टर्म देख रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो व्यू पॉइंट है वो लॉन्ग टर्म का है। और जब भी लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट होता है, मैं बिजनेस फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स तीनों के बारे में ही बात करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में भी वही करूंगा मैं, और ट्राई करूंगा वीडियो को एकदम ही शॉर्ट रखने का, ताकि आपको कम सेंटेंसेस में ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसके बिजनेस के बारे में। तो इसका बिजनेस जो है थोड़ा अलग सा बिजनेस है, ठीक है, बट हाँ इजी बिजनेस है, कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप रीड करो। पहले इसका नाम जो था ओरिएंट रिफैक्ट्रीज था, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टरीज जो है ये बनाती है, ठीक है। तो इसका नाम वैसा ही था, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, ORL। उसके बाद इसका नाम चेंज होकर के RHI मैग्नेसिटा इंडिया हो गया, मतलब RHIM। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या काम करती है, रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, सिस्टम्स एंड सर्विसेज टू द स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो अब ये चीज समझो कि सबसे पहले ये क्या करती है, ठीक है। तो ये बनाती है रिफैक्ट्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ वेरी इजी लैंग्वेज में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, मेनली चार टाइप के होते हैं: फायर ब्रिक्स, हाई एल्यूमिनिया ब्रिक्स, सिलिका ब्रिक्स एंड मैग्नेसे कार्बन ब्रिक्स, ठीक है। तो इसी से इसका नाम है मैग्नेसिटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और एवरी काइंड ऑफ रिफैक्टरी प्रोडक्ट हैज ए डिफरेंट बेनिफिट एंड यूजेस, ठीक है। अलग अलग रिफैक्टरी प्रोडक्ट के अलग अलग यूजेस एंड बेनिफिट्स होते हैं। बट ये क्या करता है, ये एक तरह का हीट रेजिस्टेंट चीज है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा इमेजेस दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या बनाया जाता है, इससे जो है फर्नेस, ठीक है, जो फर्नेसेस होते हैं वो बनाए जाते हैं। और उसके बाद जो जहाँ पे ये बहुत जैसे स्टील में, सीमेंट में हाई टेम्परेचर पे काम होता है, ठीक है। तो ब्रिक्स क्या होते हैं, ब्रिक्स तो इंसुलेटर होते हैं ना, आपको पता होगा, आपने रीड करा होगा। तो इसी से, ठीक है, इसी रिफैक्टरी इक्विपमेंट्स या रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स कहते हैं इसे। इससे क्या होता है, हाई टेम्परेचर चीज़ों को हैंडल किया जाता है, ठीक है। और ये जो है हाई टेम्परेचर को भी बियर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स, रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स कैसे कैसे होते हैं, आप यहाँ पे बाकी इमेजेस तो देख ही सकते हो, ठीक है। और ये अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, मैं जस्ट इसे थोड़ा जूम करने का कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा अगर जूम हो जाए, ओके। सो हुआ क्या,
ओके, सो जो भी है ये ज़ूम तो खास नहीं हुआ, लेकिन हाँ इधर वाले ही ज़ूम हो चुका है। तो इस तरह से देख सकते हो, इस तरह से अलग-अलग तरह के रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? और इससे क्या होता है मेनली मैंने आपको बता दिया, ठीक है? कि हीट जो है, मैं आपको फिर से बताता हूँ, हीट जो है उसको ये काफ़ी अच्छी तरीके से बियर कर सकता है। तो उन जगहों पर, या फिर अगर मैं थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूँ, तो उन सेक्टर्स में जहाँ पे हीट से रिलेटेड बहुत काम होता है, जहाँ पे बहुत हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे जो है हीट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, फर्नेसेस जहाँ पे होते हैं ज़्यादा, वहाँ पे इन चीज़ों की यूज़ होती है रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स की। रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखो ये मार्केट लीडर भी है स्पेशल रिफैक्टरीज में इंडिया में, और ग्लोबल कस्टमर्स भी इसके काफ़ी सारे हैं, ठीक है? रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो कंपनी का जो 84% रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, बाकी 16% बाहर से आता है। मैं इस डेटा को जस्ट एक बार अपडेट करना चाहूँगा, ठीक है? कि ये फाइनेंशियल ईयर 22 की बात होगी। रिसेंट डेटा के बारे में बात करते हैं, तो रिसेंट डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ओके, सो एक्सपोर्ट वाला कहाँ पे है? जस्ट अ सेकंड। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ प्रोडक्शन एंड माइनिंग फुटप्रिंट के बारे में बताया गया है। एक्सपोर्ट वाला भी कहीं पे होगा तो मुझे मिलेगा, मैं आपको डेफिनेटली दिखा दूंगा, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। ओके, सो जो भी है यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे वापस से ही आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ईयर 22 के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बाद अपडेट नहीं किया गया है, तो यहाँ पे 84% जो है इंडिया से होता है एंड 16% ये एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी आगे मैं बात करूँ अगर, तो डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज, मतलब ये किन इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है, तो देखो ये जो है प्राइमरीली स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे कितना परसेंट रेवेन्यू आता है, तो स्टील इंडस्ट्री से ही लगभग 75% रेवेन्यू आता है। इसके अलावा, ठीक है, रिफैक्टरी प्रोडक्ट्स इसके अलावा और भी जगहों पर यूज होता है, जैसे कि ग्लास। अब ग्लास के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, आपको पता होगा कि सिलिकॉन में हाई टेम्परेचर दे करके उसको किस तरह से ग्लास बनाया जाता है, ठीक है? तो उसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। सीमेंट बनाने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। नॉन फेरस मेटल, फिर फेरस सब्सटेंस या मेटल जो कह लो, पेट्रोकेमिकल्स में हाई क्या बोलते हैं उसे, हाँ, हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है? तो इन सब जगहों पे भी इसका यूज है। एंड अगर आप परसेंटेज वाइज देखना चाहते हो कि कहाँ पे कितना क्या चीज़, मतलब आप मतलब कहाँ पे कितना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो है, मतलब अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू किस सेगमेंट से, ठीक है, ज़्यादा आता है, तो देखोगे स्टील से 53% आता था, जो अब 54% के आसपास आता है, वो थोड़ा पहले का डेटा है इसी वजह से। और बाकी जो है सीमेंट से आता था 69%, लेकिन 2024 के एस्टिमेट के हिसाब से ये 16% 29% हो जाएगा। एंड पहले जो इंडस्ट्रियल से 32% आता था वो घट करके 17% हो जाएगा। तो ऐसा कुछ इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रेवेन्यू ब्रेकअप है सेगमेंट वाइज, ठीक है? बाकी अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो यहाँ पे एनएनजी, एमजीयू, ठीक है, फिर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, तो चाहो तो देख सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे फिर से वही की कस्टमर्स जो है वो लिखे हुए हैं, तो इन्हें भी चाहो तो देख सकते हो। बाकी इंडिया में कहाँ-कहाँ पे क्या होते हैं ऑपरेशनल फुटप्रिंट, मैंने आपको ये पहले भी दिखाया, ठीक है? तो अगर आप चाहो तो और भी देख सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मैनेजमेंट टारगेट, ठीक है, ये सब अगर आप चाहो खुद से रीड कर लेना, थोड़ा पहले का डेटा है तो मैं कुछ जा नहीं रहा। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज लिखा गया है बस कि आरएचआई मैग्नेसिटा, मतलब आरएचआई एम ने एम किया है कि अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करना, ठीक है? और रेवेन्यू को, ठीक है, किसको किसको डबल करना है, किसको, प्रोडक्शन कैपेसिटी और रेवेन्यू दोनों को ही डबल करना है फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक, ठीक है? और मतलब 2021 से ये टारगेट है, मतलब 2021 में जितना, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21 में जितना रेवेन्यू था, जितना कैपेसिटी था, प्रोडक्शन कैपेसिटी था, उससे डबल हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ये एम है, ठीक है? कितने देर तक, फाइनेंशियल ईयर 26 तक, ठीक है? थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मीन्स। बाकी कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट्स अगर आप चाहो तो रीड कर सकते हो। मर्जर स्कीम, एक्विजिशन, अगर आप इनको भी चाहो तो पॉज करके, चलो यहाँ पे आप पॉज करना, ठीक है? पॉज करके रीड कर लेना, एक बार यहाँ पॉज करना, एक बार यहाँ पॉज कर लेना। चलो, अब आगे मैं बढ़ता हूँ एंड कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी आप देखोगे ना कि हीट के रिलेटेड ही काम हो रहा है, देखो यहाँ पे पीछे ना लावा देख रहे हो, मतलब जो भी है, ठीक है? फिर ये कुछ उबल रहा है, ठीक है? और यहाँ पे भी हीट से जो, मतलब जो भी हीट से रिलेटेड काम होता है वहाँ पे इनका यूज होता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ-कहाँ पे कितने ऑफिसेस है, क्या है। उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे सीमेंट में, नॉन फेरस मेटल्स में, ग्लास में, एनवायरनमेंट एनर्जी में, ठीक है, फाउंड्री में यूज़ होता है, पेपर एंड पल्प में यूज़ होता है, ठीक है, स्टील में होता है।
तो ये सब चीज़ों में होता है, मैंने आपको बता भी दिया था पहले ही, ठीक है, और कुछ खास इसमें है नहीं। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को आगे स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो कुछ अब खास है नहीं, अवार्ड्स दिया हुआ है एंड बाकी ठीक है, कुछ खास नहीं दिया हुआ है। चलो अब इसके जाते हैं फंडामेंटल्स में। क्वार्टर्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव नेट प्रॉफिट है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑपरेशनल प्रॉफिट तो पॉजिटिव है, देन ये इतना लॉस कहाँ से आया? तो देखो यार, इसका मैं ये तो नहीं कह सकता कहाँ से आया, बट हाँ, ये कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स जो होते हैं, मतलब एक्सेप्शनल आइटम्स जो यहाँ पे 1, 3, 5 करोड़ प्लस में ही रहते थे, वो अचानक से 654 करोड़ नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। और उसी वजह से, ठीक है, उसी वजह से जो एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पे जो जीरो रहता था, ठीक है, उसमें जो है 661 माइनस लग चुका है, एंड उसी वजह से जो है यहाँ पे ओवरऑल नेट प्रॉफिट एंड इनफैक्ट पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो भी नेगेटिव में आ चुका है। तो यही इसका रीजन है, बाकी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कंपनी लगातार लॉस करती आ रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आगे भी ये जो चीजें कंटिन्यू रहे नहीं रहेगी, ठीक है, ये एक ही बार का बात होता है, तो आगे भी कंटिन्यू रही नहीं रहेगी, बट हाँ ओवरऑल जो है यहाँ पे कुछ हद तक आप कह सकते हो चीजों को ये खराब कर देता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं एक बार अगर कंपेयर करूँ, ठीक है, सेल्स को ही, क्योंकि यार प्रॉफिट्स तो खत्म हो चुके हैं, तो मार्च 2022-23 जिसमें सेल्स 592 से 875 काफी अच्छा जंप है। ऑपरेशनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी मैं ऑपरेशनल कह रहा था शायद, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 139 से 47 हो चुका है। क्यों? क्योंकि मार्जिन यहाँ पे 24% से 5% पे आ चुका है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे भी अच्छा नहीं था, उसके ऊपर से जो है ये चीज आ गया, तो ओवरऑल जो है नेट प्रॉफिट तो बिगड़ गया, लेकिन हाँ सेल्स काफी अच्छा ग्रो हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी तो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल ही ओके ओके सा लगा। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो यहाँ पे भी देखो 700, फिर 1388, फिर 1370, 1995, 27, 26 लगभग ठीक है, ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा था सेल्स, कोई दिक्कत नहीं था। मार्जिन भी जो है वो लगभग लगभग ठीक है, मतलब 15, 17, 13 ऐसा ही रहता ही है, ठीक है। तो थोड़ा गिरा है मार्जिन, बट उतना भी ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट, तो एज यूजुअल वही हालत हो चुकी है यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, ठीक है, कि यहाँ पे एकदम ही नेगेटिव आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम, और अगर आप यहाँ भी देखोगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो एक्सेप्शनल आइटम्स में ही ये जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो खैर इसके पहले के डेटा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये डेटा तो यार मतलब ऑब्वियसली बिगाड़ दिया गया है, ठीक है। अब जैसे भी है, तो अगर आप पहले का डेटा देखोगे तो यहाँ पे 90, 136, 137, 269, ठीक है, ग्रोथ है, ज़्यादा मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ भी कुछ खास मुझे अच्छा नहीं लगा, हाँ अच्छा है, इट्स गुड, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। हाँ देखो, अगर मैं एक लाइन यहाँ बना दूँ, ठीक है, तो इसके बाद से इन 3 सालों में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है, ठीक है। रेवेन्यू में तो है ही, और प्रॉफिट में भी जो है अच्छा जंप मिला था, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा बिगड़ गया, इसलिए मैं प्रॉफिट नहीं कह रहा। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है वो 3 साल का देख लो 25%, विच इज वेरी गुड। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 37% इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ है। मैंने कहा था कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो 5 साल का डेटा नहीं आया है, 5 साल का डेटा थोड़ा नीचे आएगा, लेकिन हाँ अगर आप 2021 से देखोगे, देन रिजल्ट्स आर वेरी गुड एक्चुअली सेल्स का। अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट यहाँ पे 3 साल में भी नेगेटिव है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी नेगेटिव है, और नेगेटिव होने का रीजन तो मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पे नेगेटिव है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, उसके साथ आरओई भी यहाँ पे जो है कम है। क्यों कम है आरओई? क्योंकि ऑब्वियसली यार यहाँ पे जो है प्रॉफिट मार्जिन गिरा थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे जो है ये चीज हो गई, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे आरओई भी जो है कुछ खास नहीं है, ठीक है। ऐसे भी अगर आप 3 साल का भी देखोगे तो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ मुझे अच्छा नहीं लगा, स्टॉक प्राइस के बारे में बात ही नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं। एंड आरओई भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा 3 साल का। फिर भी मैं एक बार को अगर ओके कह भी दूं, ठीक है, 14% इज ओके, बट 6% मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी देखो यार, इसमें मेरी एक मतलब अपनी बात है, ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी बात है। यहाँ पे जो ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव में आया हुआ है, तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अब देखो यार अगला रिजल्ट क्या होता है, और अगला रिजल्ट अगर बहुत अच्छा आता है तो फिर ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी हाँ अब ये डेटा तो बदल नहीं सकता, ये तो रहेगा ही।
खैर यहाँ पे एक और चीज़ हुआ है, अगर आप क्वार्टर्स में ही देखोगे तो इंटरेस्ट जो है पहले कुछ नहीं आता था, अब इंटरेस्ट जो है 34 करोड़ का इंटरेस्ट आया हुआ है। तो इसके पीछे का भी क्या रीज़न है, तो ये आपको पता चलेगा बैलेंस शीट में जा करके कि इन्होंने रिसेंटली ही काफ़ी बहुत अच्छा लोन लिया हुआ है, मतलब बहुत बड़ा लोन लिया हुआ है, अराउंड आप कह लो 1600 करोड़ का लोन है। रिजर्व्स इसके अच्छे हैं, कंपनी के रिजर्व्स अच्छे हैं, 2800 करोड़ के या 2900 करोड़ के रिजर्व्स हैं और अच्छे हैं नो डाउट। बट हाँ, बोरिंग्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया है और एक्सपेंशन प्लान्स के लिए ही ऑब्वियसली। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 242 एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग 1251। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है, बट फिर भी शॉर्ट टर्म बोरिंग ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि यार कुछ ख़ास दिक्कत नहीं होगी, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कुछ ख़ास मतलब कुछ दिक्कत हो सकती है लोन को लेकर के। अब देखना है, क्योंकि कंपनी का आरओई जो है वो कुछ ख़ास नहीं है। अगर आरओई अच्छा होता है तो फिर लगता है कि यार चलो लोन है कोई बात नहीं, चुका दिया जाएगा, आरओई तो बहुत अच्छा है। लेकिन इसका आरओई कुछ ख़ास नहीं है, तो और लोन भी काफ़ी ज़्यादा है। एंड हाँ यार, ऐसा भी नहीं है कि लोन जो है वो बिन मतलब का लिया गया है। ऑब्वियसली वो जो मैंने आपको दिखाया था कि कैपेसिटी को डबल करना है फ़ाइनेंशियल ईयर 26 तक, एंड उसके साथ ही जो है यहाँ पे रेवेन्यू को भी डबल करना है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे ऑब्वियसली लोन लिया गया है। एंड CWIP भी लगातार चल रहा है, वो भी आप देख सकते हो। अब यार एक बात ये आती है, ये मतलब मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। देखो यार, बहुत लोग होते हैं लोन को लेकर के एकदम आप कह सकते हो कि बहुत नेगेटिव होते हैं कि यार इतना लोन, ठीक है, पहले तो कितना अच्छा था कंपनी, अब जो इतना लोन कंपनी ने ले लिया है तो यार ये कंपनी खराब हो गई। ऐसा नहीं है, कंपनी ने लोन इसलिए नहीं लिया है कि अपने ऑफिस के सोफ़ा, बेड, हाँ, बेड तो खैर ऑफिस में नहीं होता, सोफ़ा, चेयर, टेबल, एसी ये सब को ठीक कर सके, ठीक है? अपने सुविधा के लिए लोन इन्होंने नहीं लिया हुआ है, ठीक है? और कोई कंपनी नहीं लेती है ऐसा। कंपनी ने लोन लिया हुआ है क्यों? ताकि वो एक्सपैंड कर सके, अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर सके। तो इसी वजह से लोन बुरी बात नहीं है, मैं तो कहूँगा इनफैक्ट अच्छा है। अगर कंपनी जो है अपने इंटरनल एक्यूरेल से बाहर निकल कर के लोन से काम करती है तो थोड़ा और अच्छा रिज़ल्ट कंपनी को मिलता है और अच्छे से कंपनी ग्रो कर पाती है। डेफ़िनिटली ये बात है। बट हाँ, बहुत लोगों का होता है कि यार लोन है तो हम नहीं जाएँगे, तो बिल्कुल यार ये आपका ओपिनियन है। बट मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि लोन कोई गलत चीज़ नहीं होती है जब तक उसका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। बाकी ठीक है, लोन तो ख़ैर ज़्यादा तो नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा लोन है, बिकॉज़ रिज़र्व्स अगर आप देखोगे या डेट टू इक्विटी देखोगे तो वो 0.55 का ही है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, नंबर बहुत बड़ा है ये मैं ज़रूर कहूँगा, बट एट द एंड डेट टू इक्विटी इज़ वेरी नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टर्स में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी मतलब नेगेटिव चीज़ मुझे लग रही है ऐसा, ठीक है? आपको क्या लगा वो बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है एक थोड़ा नेगेटिव चीज़ हुआ है, वो क्या? तो यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 22 के बाद, ठीक है? यहाँ पे जो है लगभग 10% सेलिंग की गई है, ठीक है? प्रोमोटर्स के द्वारा ही सेलिंग की गई है, एंड उसके बाद फर्दर फिर 5% की सेलिंग की गई, ठीक है? मतलब ऊपर-नीचे लगा लो, यहाँ पे 15% की जो है सेलिंग की गई है प्रोमोटर्स के द्वारा पिछले 6 महीनों में, ठीक है? पिछले 6-7 महीनों में यहाँ पे लगभग 15% की सेलिंग की गई है। पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे जो है बाइंग किसने की ये भी देखना होता है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, देखो यहाँ पे जो है 55% का जो शेयर होल्डिंग हुआ वो काफ़ी कम हो गया, ये तो मैं मानता हूँ। 70% बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग था, बट वो अभी जो है 55% पे आ चुका है, बहुत नीचे आ चुका है। तो ये एक तो नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है? और उसके बाद मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, ठीक है, प्रोमोटर्स ने स्टेक बेचा है, कोई बात नहीं, उनका भी हक है यार, उनका स्टेक है, वो बेचे, वो खरीदे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे होता है जब वो स्टेक पूरी तरह से पब्लिक के पास जाता है। तो ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे जो स्टेक है वो पूरा पब्लिक के पास नहीं गया है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आधा पब्लिक के पास गया है और आधा डीआईआईज़ ने बाइंग किया है। देख सकते हो 7-8% से 14% लगभग 6% जो है यहाँ पे इन्होंने लिया है, ठीक है? बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले पहले देखो यार, मैं यहाँ से बात करता हूँ, ठीक है? दिसंबर से ही मैं बात करता हूँ। तो देखो यहाँ पे 10% घटा, 10% घटा, बढ़ा कहाँ पे? यहाँ पे बढ़ गया। मतलब ये जो पूरा सेलिंग हुआ, ठीक है? दिसंबर से मार्च में जो सेलिंग हुआ, वो कहाँ पे आया? वो आया पब्लिक के पास, ठीक है? अब यहाँ पे फिर से जो 5% घटा, ठीक है? और उसके बाद जो 3% यहाँ पे घटा, वो 5-3 8% जो है, वो यहाँ पे लिया गया थोड़ा-सा, 8 में से 7% के आसपास यहाँ लिया गया, और 1% या मान लो 6% यहाँ लिया गया और 2% यहाँ लिया गया, ठीक है? तो अगर आप ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल, ठीक है? तो ओवरऑल जो है यहाँ पे 15% में लगभग 10%, ठीक है? लगभग 10 या चलो 10 नहीं 8 मानते हैं, ठीक है? 15 में से 8
8% गया है रिटेल इन्वेस्टर के पास, मतलब पब्लिक के पास, रिटेल इन्वेस्टर नहीं कहेंगे, पब्लिक कहेंगे, ठीक है। पब्लिक के पास गया हुआ है 8%, एंड बाकी जो 6 बचे, या सॉरी 7 बचे, 7% जो बचा वो यहाँ पे DIIs और FIIs ने बाइंग किया है, ठीक है। तो ठीक है यार, कुछ खास नहीं है प्रॉब्लम, कि ऐसा नहीं कि पूरा पब्लिक के पास ही गया हुआ है, बट हाँ, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो पब्लिक का जो होल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड इनफैक्ट ये भी चीज़ है, ठीक है, अगर आप देखोगे पब्लिक में, तो पब्लिक में किसने बाइंग किया है, तो दालमिया भारत रिफैक्ट्रीज ने यहाँ पे बाइंग किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से देखनी है, ठीक है, कि यहाँ पे जो है इन्होंने अराउंड 13% स्टेक इनका है, मतलब 26% में से, समझना इस चीज़ को, थोड़ा टेक्निकल बात है, 26% में से 13% इनके पास है, मत और एक 1.5% के आसपास इनके पास है, मतलब लगा लो 15% जो है वो यहाँ पे HNIs या DIIs के पास है। बाकी जो बचे, कितने परसेंट बच गया, अगर 15 इधर आ गया तो 11% और बच गया, ठीक है। तो ये जो 11% है ये रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो रिटेल इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है वो कम है, जो कि मुझे अच्छा लगा। DIIs का जो होल्डिंग है वो 14%, बहुत अच्छा लगा मुझे। FIIs का होल्डिंग बिल्कुल ही नॉर्मल सा है, तो मुझे वो कुछ खास अच्छा नहीं लगा। और प्रोमोटर का होल्डिंग ओके सा है, बट मुझे ये जो सेलिंग है ये अच्छा नहीं लगा। तो ओवरऑल मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी बातें हो गई। अब डायरेक्टली मैं चलता हूँ इसके जो है टेक्निकल्स पे। और सबसे पहले यार मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स जो मैंने बताया था कि यार मैं वीडियो के एंड में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को ही बता दूंगा, ठीक है, कि मुझे इसमें क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। तो इसमें मुझे सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगी, वो है सेल्स ग्रोथ, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ मुझे अच्छी लगी। और जो मुझे बुरी लगी वो तो यार ऑब्वियसली पहला तो मुझे ROE अच्छा नहीं लगा, ठीक है। अब मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कहूंगा क्योंकि नेगेटिव है, बट ये एक्सेप्शनल आइटम से आया हुआ है तो इसी वजह से, लेकिन ROE मुझे अच्छा नहीं लगा। और उसके साथ मुझे जो है इन्वेस्टर में प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग खासकर वो अच्छा नहीं लगा। और मुझे यहाँ पे बाकी DIIs एंड पब्लिक का शेयर होल्डिंग अच्छा लगा। तो मैंने बता दिया मुझे क्या अच्छा क्या बुरा लगा। टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्टॉक है ये कुछ हद तक इस जोन के बीच में हल्का फुल्का फंसता हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे इसने जो है काफी बार इसी जोन से इसने इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर फर्दर ये यहाँ पे आता है तो मेरे हिसाब से अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं क्या करूंगा वो मैं बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये क्यों नीचे आएगा, देखो ये जो है ना 200 डेज EMA के पास है। तो 200 डेज EMA से देखो पहले ये जो है रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है, फिर इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया, और जब ये ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। और अगर ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आता है देन ये जोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं फर्दर बाइंग के लिए जा सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। अगर ये ब्रेक होकर के ऊपर चला जाता है देन फिर यहाँ से एक रिजेक्शन मिलने की उम्मीद है, ठीक है। और बाकी अगर ये ऊपर जाता है तो उसके बाद फिर से वही देखना है कि क्या 200 डेज के EMA से सपोर्ट लेता है या 200 डेज के EMA को ब्रेक करता है, ठीक है। तो ये भी एक बात है। बाकी रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने बना दिया है। अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से ज़्यादा नीचे नहीं है, ठीक है। ऑल टाइम हाई यहाँ पर है, एक सेकंड, ओके। सो ऑल टाइम हाई से अराउंड ये 27% डाउन है, फिर भी ठीक ठाक डाउन है, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे आएगा इस जोन में तो 30% डाउन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं अपनी बात, देन अगेन नो रिकमेंडेशन, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेश बाइंग एंड एवरेजिंग दोनों ही कर सकता हूँ, ठीक है। और क्यों, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में ही नहीं, मैंने आपको शायद बताया भी था, पिछले वीडियो में तो नहीं कभी बताया था, कि यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो काफ़ी बार यहाँ पे जो है पहले भी सपोर्ट मिला हुआ है। तो इसको, इस लेवल को ब्रेक करना अभी के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। इसी वजह से यहाँ पे जो है फ्रेश बाइंग में भी मैं जा सकता हूँ। एंड हाँ, अगर ये नीचे आता है तो फिर फर्दर आगे बात करेंगे कभी, ठीक है। तो ठीक है यार, वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगेन मैंने अपनी बात आपको बताई है, कोई रिकमेंडेशन मैंने नहीं दिया हुआ है। एंड जितना भी कुछ वीडियो में था सब एजुकेशनल पर्पस का वीडियो था। और अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो अपने फिनेंशियल एडवाइजर से बात करो, आप खुद से एनालाइज करो, उसके बाद ही कुछ करो, ठीक है। बस यार ठीक है, एंड करते हैं वीडियो को। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।